पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय शिष्टमंडल में से श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला समूह आज से विदेश दौरे पर यूएई, कांगो, सियारा लियोन और लाइबेरिया में रखेगा भारत की बात। शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह 3 जून तक न्यायिक हिरासत में। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सीबीआई जांच से बचाने के लिए हुई कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी आदिवासी परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक। भाजपा ने कहा, सरकार आदिवासी विरोधी बैठक का किया बहिष्कार। और राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड का रांची में समापन। मेजबान बना ओवरऑल चैंपियन। राज्य भर के चयनित 324 प्रतिभागियों ने किया अपनी योग प्रतिभा का प्रदर्शन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय शिष्टमंडल में से श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला समूह आज विदेश दौरे पर रवाना होगा। यह शिष्टमंडल यूएई, कांगो, सियारा लियोन और लाइबेरिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। केंद्र सरकार की पहल पर गठित 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए। इनमें से 3 जो प्रतिनिधिमंडल हैं, उनके सांसदों को कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया। विदेश सचिव ने जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोई को की अगुवाई वाले दल के साथ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को बढ़ाएंगे आगे। ब्रीफिंग तो सीधा और सरल था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय भी विदेश मंत्रालय ने लोगों को ब्रीफ किया, वही ब्रीफिंग हमें भी दी गई है कि किस प्रकार से भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। तो इतने सालों तक भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आप देखोगे पाकिस्तान ने 1947 के बाद हर समय अलग अलग ट्रीटीज़ हो, अलग अलग जो उन्होंने समझौते किए, उसका उल्लंघन करने का काम भी पाकिस्तान के माध्यम से हुआ। मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो, पार्लियामेंट पे हमला हो, पहलगाम पे हमला हो, उरी पे हमला हो, ये अलग अलग जो हमले ये पाकिस्तान करते आया है। हमेशा भारत की एक सामंजस्यता की भूमिका रही है। हमने हमेशा इनिशिएटिव लिया है कि सब कुछ जो है शांतिपूर्वक ढंग से प्रस्तापित हो, लेकिन जिनको आतंकवाद फैलाना है वो आतंकवाद ही फैलाएंगे। किन किन देशों की यात्रा? देखिए, ये यूएई हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान सीमा पर हर शाम होने वाली रिट्रीट सेरेमनी 20 दिन बाद कल से आम लोगों के लिए फिर से शुरू हो गया है। हालांकि बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच हाथ मिलाने की परंपरा की शुरुआत नहीं हुई। साथ ही झंडा उतारने के दौरान सीमा के गेट भी नहीं खोले गए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से सीमा चौकियों पर औपचारिक परेड पर रोक लगा दी गई थी। यह आयोजन अब फिर से शुरू किया गया, लेकिन 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आवश्यक सुरक्षा उपायों के अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले परेड के लिए सीमा पर गेट खोले जाते थे, लेकिन अब परेड के दौरान गेट बंद रहेंगे और सेना के जवान हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही किसी भी अवसर पर मिठाई या उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। हजारों की संख्या में अटारी आने वाले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस समारोह में देशवासियों में सशस्त्र सेनाओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना विकसित होती है। साथ ही देश के प्रति गौरव और राष्ट्र सेवा के लिए नई ऊर्जा का संचार भी। पहलगाम आतंकी घटना के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर रांची में एनसीसी के कैडेट्स भी काफी उत्साहित हैं। एनसीसी को देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति माना जाता है, जो आपात स्थिति में आरक्षित बल के रूप में कार्य करता है। सेना की तरह एनसीसी में भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी विंग होते हैं। एनसीसी आर्मी विंग की कैडेट अश्लेषा वर्मा, एयर विंग की फ्लाइट कैडेट एंजल मार्की और नेवल यूनिट की कैडेट कोहिमा कुमारी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से काफी उत्साहित है।
हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के डिफेंस ने किस तरह पाकिस्तान के टेररिज्म को एक मुंहतोड़ जवाब दिया। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पाकिस्तान के टेररिज्म को हम मिट्टी में मिला देंगे, और वैसा हमने होते हुए भी देखा। इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला गया है, और मैं अपने जितने भी सेना है उनको ये कहना चाहूँगी कि आप वहाँ बॉर्डर्स पे खड़े हैं तो हम भी यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अब हमारा देश जवाब देना जानता है, किसी भी चीज़ को सह के रहना वो नहीं जानता है। इसी के साथ हमारे देश के सभी नागरिक अपने सेना के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर आगे भी ऐसी कुछ भी कार्रवाई पाकिस्तान की साइड से की जाती है तो उसका जवाब हम हमेशा देंगे, जैसे इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसीबी की विशेष अदालत में कल पेश किया। कोर्ट ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह पर शराब घोटाले का आरोप है। राज्य में किसी सीनियर आईएएस के खिलाफ एसीबी की पहली बड़ी कार्रवाई है। हालांकि एसीबी की ओर से फिलहाल रिमांड के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि शराब घोटाले में सीबीआई जांच से बचने के लिए एसीबी की कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि वे शुरू से कहते रहे हैं कि झारखंड में शराब घोटाला हुआ है और इससे संबंधित पत्र भी सरकार को 4 वर्ष पहले भेज चुके हैं। वास्तविकता तो यही है कि हमें जानकारी मिली, जो कि इन लोगों के ऊपर छत्तीसगढ़ में भी एसीबी ने वहां केस दर्ज किया था और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसकी जांच के लिए सीबीआई को, ईडी को हस्तांतरित कर दिया। और वहां से जब विनय चौबे को नोटिस आया तो इन लोगों को समझ में आ गया कि इस केस में हम सब लोग कोई बचेंगे नहीं, और केस से बचने के लिए या बचाने के लिए एक छोटी मछली को गिरफ्तार किया है। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी को सीधा उठाया जाता है और उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। क्या वो सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में, या कितनी बार सम्मन दिया गया था एसीबी के ने दिया था, जिस सम्मन का उन्होंने अनुपालन नहीं किया। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी टीएसी की बैठक होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में शेड्यूल एरिया के नगर निकायों में स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों को सीमित करने पर चर्चा की जाएगी। इधर भाजपा ने टीएसी की बैठक का बहिष्कार किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार आदिवासी विरोधी है और पिछले 5 वर्षों से आदिवासी समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में टीएसी की बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत पुनर्विकसित झारखंड समेत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। भारत स्टेशन योजना विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। अमृत भारत स्टेशन योजना से 1300 से अधिक स्टेशनों का हो रहा पुनर्विकास। स्टेशनों में किया गया भारतीय संस्कृति, विरासत और आधुनिकता का समावेश। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा अमृत भारत स्टेशन योजना का लाभ। भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से जुड़ी है। इन स्टेशनों को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वे सिर्फ एक यात्रा का ठिकाना न बनकर रह जाएं, बल्कि अपने अपने इलाके की संस्कृति, वास्तुकला और परंपरा को दर्शाते हुए यात्रियों को एक अलग अनुभव भी दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में तैयार किए गए 103 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई 3 और रायपुर के पास स्थित उरकुरा स्टेशन का भी इस अवसर पर उद्घाटन किया जाएगा। इन स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। रायपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि रेलवे यात्रियों को स्मार्ट और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इन स्टेशनों से 6 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा और रोजाना करीब 450 यात्री की आवाजाही होगी। महिला यात्रियों के लिए अक्षता भवन जैसी सुविधा 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में संचालित होगी। पूरे स्टेशन परिसर में कैमरे लगे हैं और एकीकृत नियंत्रण कक्ष में इसकी निरंतर निगरानी की जाएगी। इन जो स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, इसमें इसके 3 मूल बिंदु हैं: सुविधा, संस्कृति और सशक्तिकरण। सुविधा के तहत इन स्टेशनों पर एसी वेटिंग हॉल्स, अतिरिक्त टिकट काउंटर्स, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो इन तीनों स्टेशनों को जब उनका डिज़ाइन दोबारा तैयार किया गया तो जो लोकल वहाँ की हमारी संस्कृति है, म्यूरल्स है या जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान है, उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में हमें रेलवे स्टेशन से ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं नक्सल प्रभावित इलाके भानु प्रतापपुर में भी यात्री काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से हमें रायपुर जाने में काफी आसानी रहेगी। तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे यहाँ भिलाई स्टेशन में बहुत अच्छा विकास के लिए यहाँ पे हर चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा कराई गई है। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो इतना ज़्यादा सुविधा नहीं था, लेकिन अभी सुविधा हो गया है। बहुत कम था, सुरक्षा ही नहीं था पहले। अभी सीसीटीवी कैमरा लग जाने से सुरक्षा का भाव बढ़ गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़ स्टेशन जो नागपुर मंडल में आता है और अंबिकापुर स्टेशन जो बिलासपुर मंडल के अधीन है, इनका भी लोकार्पण प्रस्तावित है। इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। एसी वेटिंग हॉल, सीसीटीवी निगरानी, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं यात्रियों के लिए यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहली छवि, उसकी पहचान के आईने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत में अपने दीर्घकाल विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। इसी क्रम में 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इस ऐतिहासिक पहल में छत्तीसगढ़ में भी 5 स्टेशन शामिल हैं जो अब नए स्वरूप में यात्रियों का स्वागत करेंगे। ये स्टेशन न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे बल्कि क्षेत्र की प्रगति के लिए नई पहचान होंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। इधर झारखंड में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है। इनमें मालदा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला साहिबगंज स्थित राजमहल रेलवे स्टेशन भी है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में रेलवे की अहम भूमिका है। रेल के माध्यम से जहां एक ओर यात्रा सुगम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशनों के अत्याधुनिक होने से लोगों का सफर आरामदेह हो जाता है। राजमहल रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। झारखंड के संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत साहिबगंज जिला में निर्मित राजमहल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। इस स्टेशन को अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। इस स्टेशन पर शुद्ध पेयजल, आरामदायक सोफे और कुर्सियां, आधुनिक शौचालय, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट समेत कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनेगी। तमाम नगर और राजमहल वासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही सौभाग्यशाली है। यहाँ पे अत्याधुनिक शौचालय, स्नानागार, प्रतिशालय, बुकिंग काउंटर, ऑल अराउंड जो भी फैसिलिटीज है पूर्व की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुआ है और हम आशा करते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र के बगल बंगाल के सुदूरवर्ती सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। साहिबगंज और राजमहल मुख्य रूप से अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जाना जाता है, जहां वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। राजमहल को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत विकसित किए जाने से न केवल पर्यटकों को ही सहूलियत होगी, बल्कि झारखंड को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। ये जो स्टेशन आधुनिकीकरण हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और
लोगों को बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। रेलवे का उपलब्धता बहुत हुआ है और सौंदर्यीकरण भी हुआ है। अभी राजमहल में ये पर्यटन लोग आते हैं जो गंगा से लाभ उठाते हैं और बहुत सा चीज है जो राजमहल में देखने योग्य है। मालदा रेल मंडल के रेल प्रबंधक मनीष गुप्ता ने कहा कि 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राजमहल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। उन्होंने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को एक महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा के दृष्टिकोण से कई अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें सभी स्टेशनों को हम लोग रेलवे के जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनज़र सभी तरफ से उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं जो उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में नया आयाम जोड़ा है, जो कि पर्यटन, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति देने में एक कड़ी का काम करेगा और अमृत भारत स्टेशनों के जरिए भारत समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित होगा। डीडी न्यूज़ के लिए साहिबगंज से संजय की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन स्कीम लागू किए जाने को लेकर गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार को सम्मानित किया और स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आभार प्रकट किया। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार का अभिनंदन किया गया। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है और इसे धरातल पर उतारने का काम भी तेजी से हुआ है। साथ ही उन्होंने बार भवन में 60 केवीए का जनरेटर देने की घोषणा की। हमारे मुख्यमंत्री की सोच यह थी कि वकालत के पेशे में भी हमारे भाई हैं और अगर उनकी जिंदगी को आसान करने की कोई पहल राज्य सरकार की तरफ से हो सकती है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि बीमा योजना लाने में नगर विकास मंत्री की अहम भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे स्कीम के ब्रेन चाइल्ड हमारे आदरणीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी ही थे। अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह कदम सराहनीय है और इससे अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अधिवक्ताओं के लिए जो है बीमा कार्ड बन रहा है 5 लाख रुपया और अत्यधिक गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए का प्रयोजन जो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी पहल हमारे स्थानीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी के द्वारा की गई है। मैं अधिवक्ता संघ गिरिडीह की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मौके पर संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू समेत कई वकीलों ने पुष्पगुच्छ देकर मंत्री सुदिव्य कुमार का अभिनंदन किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में कृषि प्रक्षेत्र के नित नए विकास हो रहे हैं, साथ ही नवाचारों को भी बढ़ावा मिला है। रांची के भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गढ़खटंगा में भी किसानों की मदद से कृषि अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन की जा रही है। रांची के भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गढ़कटंगा ने कृषि अपशिष्टों के सफल निस्तारण का तरीका ढूंढ निकाला है। यहाँ कृषि अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन करने की यूनिट लगाई गई है। इसे बायोमास गैसीफर यूनिट कहते हैं। इसका उद्घाटन 2 दिन पूर्व कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया है। यूनिट के प्रभारी सुदीप्तो सतपति ने कहा कि यह एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर उत्पादन में सहायक है। बिजली बनाने वाला यंत्र है जो कि हम लोग का जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जैसे मकई का भूसा हो गया और मड़वा का भूसा हो गया, धान का भूसा हो गया, पराली हो गया और जो भी गन्ने का भूसा जो ठोस पदार्थ है जिससे आग जल सकता है और उस आग से जो धुआं निकलता है उससे हम लोग यहाँ बिजली पैदा कर सकते हैं।
सुदीप्तो सतपथी ने इस यूनिट से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट जैसे पराली समेत अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने से प्रदूषण की समस्या होती है, लेकिन इस नवाचार के जरिए इससे मुक्ति मिल गई है। किसानों के लिए अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं ताकि हम लोग पराली ना जलाएं। तो पराली को ठोस पदार्थ में तब्दील करके इसको हम लोग बिजली बना सकते हैं, जिसमें किसान को बाय प्रोडक्ट के तौर पे टार मिलेगा, जिसको हम लोग एज ए फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ बायोचार मिलेगा, जो कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए किसान का जमीन के लिए बहुत ही एक उर्वरक फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देश के कई राज्यों में जहां एक ओर पराली और अन्य जैविक अपशिष्ट पदार्थ वायु प्रदूषण का कारण बन चुके हैं, वहीं झारखंड के किसानों ने इसका समाधान कृषि अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन कर निकाला है, जो कि आने वाले दिनों में काफी कारगर साबित हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 11वीं से 13वीं तक की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 864 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगा। इसमें चयनित अभ्यर्थी राज्य सेवा के कुल 342 पदों पर नियुक्त होंगे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। कल पहले दिन सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें रखेंगे। कल मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआती दलीलों में अदालत से नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया। उनका तर्क है कि कानून मौलिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों पर सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि नए कानून में पुरातात्विक इमारतों का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा, वहीं लोग धार्मिक गतिविधि नहीं कर पाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गलत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी के अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होगा। मन की बात कार्यक्रम को लेकर 23 मई तक सुझाव टोल फ्री नंबर पर दिए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
रांची के खेलगांव स्थित भगवान बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में चल रहे राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड का कल समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में मेजबान रांची ओवरऑल चैंपियन रहा। प्रतियोगिता में राज्य भर के चयनित 324 प्रतिभागियों ने अपनी योग प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली बार राज्य में योग प्रतिभा को मंच देने और योग के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भारतीय एथलीटों के भविष्य को नया आकार देने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी और हॉकी इंडिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसको लेकर कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत हॉकी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यापक शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। हॉकी इंडिया ने विशेष शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस छात्रवृत्ति से राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह भी शामिल हुए। साथ ही एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के चेयरमैन अजीत चौहान, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और डिफेंडर ज्योति भी इस मौके पर मौजूद रही। आज हम इस सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे भारतीय हॉकी के अगले सुनहरे दौर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में बड़े विश्वास के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर भी नहीं है जब भारत की झोली में वर्ल्ड कप का कप भी होगा और ओलंपिक का गोल्ड भी। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सामना मुंबई इंडियंस के साथ है। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर मुंबई इंडियंस हारती है तो उन्हें अपने आखिरी मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स भी पंजाब किंग्स से हार जाए। इसके साथ ही लखनऊ भी अपने बचे हुए 3 में से कम एक मैच को हारे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय शिष्टमंडल में से श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला समूह आज से विदेश दौरे पर यूएई, कांगो, सियारा लियोन और लाइबेरिया में रखेगा भारत की बात। शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह 3 जून तक न्यायिक हिरासत में। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सीबीआई जांच से बचाने के लिए हुई कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी आदिवासी परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक। भाजपा ने कहा, सरकार आदिवासी विरोधी बैठक का किया बहिष्कार। और राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड का रांची में समापन। मेजबान बना ओवरऑल चैंपियन। राज्य भर के चयनित 324 प्रतिभागियों ने किया अपनी योग प्रतिभा का प्रदर्शन।